जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सचिन सर का जो बिहार स्पेशल का जो बुक है। आज हम उसमें का जो प्रश्न है बिहार का सामान्य परिचय, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर दिया गया है। तो हमारा जो चैप्टर दिया गया है बिहार का सामान्य परिचय सबसे पहले है। उसके बाद हमको पढ़ना है बिहार का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़नी है। उसके बाद बिहार का भूगोल पढ़ना है। उसके बाद बिहार का अर्थव्यवस्था पढ़ना है। फिर इसकी कला और संस्कृति पढ़नी है। फिर हमें पढ़ना है अन्य महत्वपूर्ण इसके जो अदर इम्पोर्टेंट जो है उसको पढ़ लेंगे। बिहार की जनगणना, जातीय जनगणना पढ़ेंगे। फिर आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे। फिर बिहार का जो बजट है 25-26 का उसे पढ़ लेंगे। बिहार का जो करंट अफेयर्स है समसामयिक की उसको पढ़ लेंगे। तो ये इतने 11 टॉपिक को हमको क्या करना है, बिहार स्पेशल में हमको पढ़ लेना है। तो बिहार स्पेशल में हमको पढ़ना है तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्या, बिहार का सामान्य परिचय है। हम बिहार के सामान्य परिचय को हम आज पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। यानी इस तरह से एक एक करके सीरियली हम क्या करेंगे, हर एक इसमें का जो टॉपिक वाइज जो चैप्टर वाइज है हम उसको क्या कर लेंगे, पढ़ लेना है। तो हम आज पढ़ेंगे बिहार का सामान्य परिचय। तो चलिए हम देखते हैं कि बिहार के सामान्य परिचय में हमारा किस तरह का प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है बिहार के सामान्य परिचय से, ये हमारा प्रश्न दिया गया है। इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार का मूल नाम क्या था। तो बिहार का मूल नाम क्या है, तो बिहार का हमारा मूल नाम क्या था, बिहार का मूल नाम था मगध। बिहार का मूल नाम क्या था, मगध। अब इसका हम डिस्कस को देखते हैं कि डिस्कस में क्या कहा गया है। बिहार का मूल नाम मगध था। यह प्राचीन काल में एक शक्तिशाली साम्राज्य था और भारतीय इतिहास और संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो बिहार का जो मूल नाम है क्या है, मगध था, और इसका यह एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था और भारतीय इतिहास और संस्कृति में इसका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्राचीन काल में बिहार के विषय में पहली जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। यानी प्राचीन काल में जो हमारा बिहार है उसके विषय में पहली जानकारी जो है किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, शतपथ ब्राह्मण। प्राचीन काल में हमारा जो बिहार है इसके विषय में जानकारी जो मिलती है किस ग्रंथ में मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसकी जानकारी हमको मिलती है। तो बिहार की जानकारी हमको प्राचीन काल में शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में बिहार के विषय में पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। यह ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और इसमें प्राचीन बिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। तो ये इसमें डिस्कशन भी दिया हुआ है, तो हम डिस्कशन को ही पढ़ते चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन, आगे कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपदों का उदय बिहार के क्षेत्र में हुआ। यानी 16 महाजनपद में से आपको बताना है कि कितने महाजनपद जो हैं जिसका उदय जो है हमारे बिहार में हुआ है। तो बिहार में कितने महाजनपद का हुआ है, तो 3 महाजनपद का उदय बिहार में हुआ है। इसमें कहा भी जा रहा है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपदों का उदय बिहार के क्षेत्र में हुआ था। ये 3 महाजनपद कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ये 3 महाजनपद हैं, ये 3 महाजनपद में से हैं क्या, वजी, मगध और अंग थे। 3 महाजनपद कौन थे, वजी, मगध और अंग थे, जिनका प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आगे है, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की घोषणा कब की गई थी। यानी बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था, कब अलग करने की घोषणा की गई थी, ये हमको बताना है। तो क्या किया गया था, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था। तो बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था हमको 12 दिसंबर 1911 को। यानी 12 दिसंबर 1911 को क्या किया गया था, बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा किया गया था और पूर्ण रूप से 1912 में इसको क्या किया गया था, अलग कर दिया गया था। इसमें देखिए कहा गया है क्या, इसमें कहा गया है कि बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की ऐतिहासिक घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में की गई थी। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप
बिहार को एक नए प्रांत के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो अंततः 22 मार्च 1912 को प्रभावी है। यानी पूर्ण रूप से 22 मार्च 1912 को क्या किया गया था, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। फिर कर रहा है प्रश्न कि बिहार से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में उड़ीसा का गठन कब किया गया। यानी बताना है कि उड़ीसा का गठन कब किया गया। तो उड़ीसा का गठन जो किया गया था 1936 में किया गया था, जो इसमें 1936 में किसी में नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो 1936 में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, जो इनमें से कोई नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। बिहार से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में उड़ीसा का गठन अप्रैल 1936 को किया गया था। यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक पुनर्गठन ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था, जिसके तहत भाषाई और संस्कृति के आधार पर प्रांतों का सीमांकन किया गया रहा था। तो बिहार का जो क्या है, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। इसका पूरा डेट है 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 को क्या किया गया था, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न दिया गया है। आगे प्रश्न है कि आगे प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण बिहार से एक नए राज्य के रूप में झारखंड का गठन कब किया गया था। दक्षिण बिहार से एक नए राज्य के रूप में झारखंड का गठन कब किया गया था। तो झारखंड का गठन जो किया गया था हमारा क्या होगा, इसमें भी कोई नहीं है। झारखंड का गठन हम कब किए थे, झारखंड का गठन हुआ था हमारा 2000 ईस्वी में। यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी में क्या हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था, झारखंड का गठन हुआ था। तो झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2 ईस्वी को। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखें, दक्षिण बिहार से एक नए राज्य के रूप में झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप बिहार का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। झारखंड के अलग होने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति और आर्थिक पिछड़ापन था। यानी झारखंड जब अलग हुआ उसका मुख्य कारण था क्या है, कि विशिष्ट जनजाति की संस्कृति और उनका आर्थिक पिछड़ापन था। पटना के अन्य प्राचीन नामों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। यानी बताना है कि पटना का अन्य प्राचीन नाम कौन कौन सा है। तो पटना का अन्य प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र भी हो जाएगा, कुसुमपुर भी हो जाएगा, अजीमाबाद भी हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा इसमें से एक से अधिक। यानी पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद, ये पटना का प्राचीन नाम था। पटना के इतिहास में इसे विभिन्न नामों से जाना गया है, जिसमें पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद प्रमुख हैं। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक था और कई शक्तिशाली साम्राज्यों की राजधानी रहा। कुसुमपुर भी इस शहर का एक प्राचीन नाम है, जबकि अजीमाबाद मुगल काल में इसे दिया गया था। तो अजीमाबाद जो नाम दिया गया था ये कब दिया गया था, तो मुगलों का काल में इसको नाम दिया गया था। बिहार की अक्षांशीय स्थिति क्या है, ये बताना है। बिहार की अक्षांशीय स्थिति हमारी क्या है, यह हमको बताना है। बिहार की अक्षांशीय स्थिति ये बताना है कि बिहार की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो बिहार की अक्षांशीय स्थिति जो है ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा बिहार की अक्षांशीय स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक दिया गया है। यानी बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। ये हमारा बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। इसमें डिस्कस देखते हैं। बिहार का अक्षांशीय स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। बिहार की देशांतरीय स्थिति 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। तो ये बिहार का हमारा क्या अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है।
बिहार का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी बिहार का क्षेत्रफल जो बताना है कि पूरे भारत के देश का कितना प्रतिशत है, तो क्या आ जाएगा 2.86% है। यानी बिहार का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, 86% है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग 36,357 वर्ग मील के बराबर है। यानी ये जो है लगभग कितना है, 36,357 वर्ग मील के बराबर है। मील के बराबर कर रहा है, अगर किलोमीटर में कहेगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का क्षेत्रफल है। और पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 2.86% है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग कितनी है? यानी बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताना है, तो बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। बिहार राज्य का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर है। बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 483 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण में कहेगा तो 345 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम से कहेगा तो 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। आगे, बिहार राज्य नेपाल के साथ लगभग कितनी लंबी सीमा साझा करता है? यानी बिहार राज्य जो है नेपाल के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है, आपको बताना है कि कितनी लंबी सीमा साझा करता है बिहार। तो क्या हो जाएगा, ये बिहार जो है नेपाल के साथ कितना है, 601 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यानी बिहार नेपाल के साथ कितना किलोमीटर सीमा बनाता है, तो 601 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। बिहार राज्य नेपाल के साथ लगभग 601 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार के उत्तरी जिलों को नेपाल से अलग करती है। यानी बिहार के उत्तरी जिलों से क्या करती है, अलग करती है इसको। यानी कितने किलोमीटर का सीमा बनाती है नेपाल के साथ, 601 किलोमीटर का सीमा बनाती है। अगला है, बिहार का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? यानी बताना है कि क्षेत्रफल में बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल में बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। शिवहर जो है क्या है, ये बिहार का सबसे छोटा जिला है। बिहार का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला शिवहर है। यह जिला राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, जबकि पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला है, बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है क्या है, एक मिनट बैक हो गया है थोड़ा, कितने नंबर प्रश्न में थे, हाँ यहाँ थे, यहाँ थे। चलिए देखते हैं, थोड़ा बैक हो गया था। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला हो जाएगा शिवहर। ये शिवहर जो है बिहार का सबसे छोटा जिला। अच्छा, आपको बताना है कि पश्चिमी चंपारण में ही क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पाया जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण में, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। आगे देखते हैं, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यानी आपको बताना है कि बिहार जो है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला क्या है, किशनगंज है। यानी सबसे पूर्व में जो है किशनगंज है। यहीं पे बिहार में सबसे अधिक बारिश होती है। बिहार में सबसे अधिक बारिश भी होती है किशनगंज में। किशनगंज में बिहार में सबसे अधिक बारिश होती है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। यह जिला अपनी चाय की खेती और पूर्वी भारत के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए जाना जाता है। यानी चाय की खेती के लिए भी जाना जाता है और पूर्वी भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए भी जाना जाता है। सबसे उत्तरी जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला जो है क्या है, गया है। गया जो है बिहार का सबसे गर्म जिला भी है और बिहार का सबसे ठंडा जिला भी है। सबसे पश्चिमी जिला जो है क्या है, कैमूर है।
सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे पूर्वी जिला क्या है हमारा किशनगंज हो जाएगा, सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया हो जाएगा। क्वेश्चन है बिहार की सीमा कितने राज्यों और कितने देशों से लगती है। तो बिहार की सीमा जो है कितने राज्य और कितने देश से लगती है ये हमको बताना है। तो देखिए बिहार की सीमा कितने राज्य और कितने देश से लगती है। तो बिहार की जो सीमा है क्या है ये 3 राज्यों और 1 देश से लगती है। बिहार की सीमा कितने राज्यों से 3 राज्यों और 1 देश से लगती है। 3 राज्य और 1 देश से लगती है। बिहार राज्य की सीमा 3 भारतीय राज्यों पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से लगती है। यानी पूरब साइड में हमारा क्या है, पूरब साइड में है वो पश्चिम बंगाल, उसके बाद है पश्चिम में है हमारा उत्तर प्रदेश, दक्षिण में है झारखंड। इसके अतिरिक्त बिहार की उत्तरी सीमा एक अंतर्देशीय है, ये नेपाल है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है हमारा क्या है नेपाल है। जो बिहार जो है क्या है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बिहार जो है नेपाल के साथ क्या करता है सीमा साझा करता है। इस प्रकार बिहार की सीमा कुल मिलाकर 3 राज्यों और 1 देश से लगती है। यानी बिहार जो है इसकी कुल सीमा कितना है 1 देश से लगता है, जो देश का नाम है नेपाल, और 3 हमारा राज्य से लगता है। राज्य भी बता दिए कि कौन कौन सा राज्य है। आगे अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से नहीं लगती है। आपको बताना है कि कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल की सीमा से नहीं लगती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा से नहीं लगती है ये क्या है, ये अररिया। अररिया जो है क्या है पश्चिम बंगाल की सीमा से नहीं लगती है। बिहार के 3 जिले किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये जिले बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है। अररिया जिला नेपाल के सीमा साझा करता है। अररिया जिला जो है क्या ये नेपाल से सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगती है। यानी बताना है कि कौन सा जिला इसमें से जो दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा कौन सी जिला नहीं बनाती है, तो पूर्वी चंपारण जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाती है। बाद बाकी रोहतास बनाती है, सिवान बनाती है और गोपालगंज बनाती है। लेकिन ये चंपारण, पूर्वी चंपारण जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाती है। बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ये जिले हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण और वो बोला है पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण सीमा साझा नहीं करता है, पश्चिमी चंपारण जो है सीमा साझा करता है। यह सीमा बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है। पूर्वी चंपारण जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो पूर्वी चंपारण जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और पश्चिमी चंपारण जो है हमारा क्या करता है, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड की सीमा से नहीं लगता है। यानी आपको बताना है कि कौन सा जिला दिया हुआ है जो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो पूर्णिया जो है क्या है, ये झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यानी पूर्णिया झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सॉरी, थोड़ा खांसी हो गया है। पूर्णिया जो है हमारा क्या है, ये झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ अपनी दक्षिणी सीमा साझा करते हैं। ये जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। यानी ये जिले जो हैं क्या है झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। यह सीमा बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित पूर्णिया जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए यह झारखंड की सीमा से नहीं लगता है। यानी पूर्णिया जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है और झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है। यानी आपको बताना है कि बिहार का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल के भी साथ सीमा साझा करता है और झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये कटिहार जो है क्या करता है, ये दोनों के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। कटिहार जो है दोनों के साथ सीमा साझा करता है।
बिहार का कटिहार जिला पश्चिमी बंगाल के साथ अपनी पूर्वी सीमा तथा झारखंड के साथ अपनी दक्षिणी सीमा साझा करता है। पश्चिम चंपारण की सीमा पश्चिम चंपारण की सीमा नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। यानी पश्चिम चंपारण जो है वो नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। बिहार की जलवायु कैसी है, यानी बताना है कि बिहार की जलवायु जो है किस प्रकार की जलवायु है। शुष्क है, भूमध्य सागरीय है, मानसूनी है या टुंड्रा है। तो बिहार की जो जलवायु है किस प्रकार की जलवायु है इसमें आपको बताना है। तो हमारा जो बिहार है इसकी जलवायु किस प्रकार की है, तो बिहार की जलवायु मानसूनी है। इसका अर्थ है कि यहाँ वर्षा के अधिकांश समय में गर्म और आर्द्र मौसम रहता है और वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है जो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। तो बिहार में कौन सी जलवायु है, तो बिहार में जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, ये बताना है कि बिहार की औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितनी है। बिहार की औसत ऊंचाई, तो बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, ये जो है 173 फीट है। 173 फीट समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 173 फीट यानी 53 मीटर है। यह अपेक्षाकृत कम ऊंचाई राज्यों को गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों का हिस्सा बनाती है। इस समतल भूभाग के कारण बिहार में कृषि गतिविधियां व्यापक रूप से होती है। आगे है बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो बिहार में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है 1205 मिलीमीटर होता है। यानी बिहार में हमारा जो वार्षिक वर्षा होती है 1205 मिलीमीटर। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1205 मिलीमीटर होती है, जिसे 120.5 सेंटीमीटर ही कहा जा सकता है। यह वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। यानी बिहार में जो औसत वार्षिक वर्षा है कितना होती है 1205 मिलीलीटर, जिसे आप 120.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। यह वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए यह महत्वपूर्ण होती है। खेती करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या है, किशनगंज है। यानी किशनगंज में बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। बिहार का सबसे सर्वाधिक वर्षा क्या है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला ये दिया हुआ है किशनगंज। यह जिला राज्य के पूर्वी भाग में स्थित और यहाँ मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है। जबकि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। यानी बिहार में सबसे कम वर्षा होती है औरंगाबाद में, सबसे अधिक किशनगंज और सबसे कम औरंगाबाद। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बिहार से होकर गुजरती है कौन सी है। यानी आपको बताना है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो कोसी नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी नदी में बार बार बाढ़ आती रहती है और इसको अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। यानी कोसी नदी को कहा जाता है मार्ग परिवर्तन ये करते रहती है। ये बार बार आती है और बाढ़ लाती है और बाढ़ लाने के कारण क्या करती है, ज़मीन का भूभाग का बहुत अधिक कटाव की वजह से क्या होती है, हमेशा अपना मार्ग बदलती रहती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो बिहार से होकर गुजरती है वह कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि यह अक्सर अपने मार्ग और बाढ़ के कारण विनाशकारी प्रभाव डालता है। यानी कोसी नदी को ही क्या कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये हमेशा क्या करता है, अपने मार्ग और बाढ़ के कारण विनाशकारी प्रभाव डालते रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, ये बताना है। तो बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान है। जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान है। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार
बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,91,452 है, जो इसे भारत में तीसरा सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला राज्य बनाती है। इस सूची में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। यानी सबसे एक नंबर पर जो है, सबसे पहले स्थान पर जो आता है जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश आता है, और दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र आता है, तीसरे में बिहार आता है। अगला है, बिहार राज्य को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। बिहार राज्य को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है, तो बिहार राज्य को हमारा 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है, यानी 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है। बिहार राज्य को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है, तो बिहार राज्य को 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है। ये है 9 प्रमंडल। 9 प्रमंडल के नाम बता दिया जाता है कि कौन सा है वो 9 प्रमंडल। ये हमारा 9 प्रमंडल है। बिहार राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए कुल 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। ये प्रमंडल है कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। ये हमारा 9 प्रमंडल कौन सा है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। तो ये हमारा बिहार में 9 प्रमंडल है, और इसके 9 प्रमंडल में इसलिए बांटा गया है ताकि प्रशासनिक सुविधा आसानी से किया जा सके। आगे, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, यानी ये बिहार में बताना है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में कई जिले हैं, 38 जिले। ही तो कोई बता देगा। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल 38 जिले हैं। इन जिलों को प्रशासनिक कार्यों की सुविधा के लिए 9 प्रमंडलों और 101 उप प्रमंडलों यानी अनुमंडल में विभाजित किया गया। प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या किया गया, 9 प्रमंडल में और 101 अनुप्रमंडल उप भागों में विभाजित किया गया है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोटा करते हैं। दिखाई दे रहा होगा, इसको छोटा कर दिए। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के संदर्भ में सत्य है। आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो बिहार के बारे में सत्य दिया गया है। बिहार का मूल नाम मगध था। ये बिल्कुल सही है। बिहार का मूल नाम क्या था, मगध था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। ये भी सही है। बिहार से जो झारखंड है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही क्या हुआ था, अलग हुआ था। बिहार की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी है। ये भी सही है। बिहार की जलवायु जो क्या है, मुख्य रूप से मानसूनी है। अच्छा, अब कह रहा है कि बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है। ये बताना है बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 40 है या 41 है या 42 है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे डिस्कशन में दिया हुआ है कि बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 40 हैं, जिसमें 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यानी बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, यानी ये भी हमारा सही दिया हुआ है। यानी ऑप्शन डी भी सही दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। तो बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 40, बिल्कुल 40 है। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा और सबसे छोटे जिले का क्रम आपको छोटा जिला बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आप लोग बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला है शिवहर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला है शिवहर। 1 मिनट। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, जिसका विस्तार सबसे अधिक है, वही सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से मामले में सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है। इसका भौगोलिक क्षेत्र सबसे सीमित है। ये भी प्रश्न बहुत बड़ा दे दिया है। देखिए इसमें कूट वाला दिया हुआ है, ठीक, इसमें कूट दिया हुआ है, यानी कूट का प्रयोग करके हमको बताना है। अब दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, बिहार राज्य की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यानी आपको कथन देना है और कथन दिया गया है और उस पर क्या करना, बताना है कि ये कथन सही है या गलत है। बिहार में लोकसभा की सीटें 40, जिसमें 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये तो अभी पर हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 सीटों द्वारा किया जाता है। ये भी सही है, क्योंकि राज्यसभा में जो है बिहार का प्रतिनिधित्व जो होता है कितना होता है, 16 सीट पर ही होता है। अगला है, बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें विधानसभा की 243 सीटें हैं, विधान परिषद की 75 सीटें। ये भी सही हमारा दिया हुआ है। विधानसभा में कितना सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीट है और विधान परिषद में हमारा 75 सीट है। यानी तीनों आपका सही हुआ है। तो तीनों कहाँ दिया हुआ है, ये नहीं है, तीनों जो है हमारा कहाँ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर। ये रहा डिस्कशन। बिहार में दिए गए कथन बिहार की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में सही है। बिहार में लोकसभा की सीटें 40, जिसमें से 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं और राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें विधानसभा की 243 सीटें और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। ये भी कुट वाला लग रहा है, हाँ ये भी कुट वाला है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी बिहार की जो विधानसभा है उसके बारे में हमको क्या करना है, विचार करना है। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से सही कथन को चुनना है। यानी इसमें जो सही है उसको आपको क्या कर देना है, बता देना है। थोड़ा इसको और बड़ा करने की कोशिश करते हैं, इससे बड़ा करेंगे तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कूट भी हमको देखना है। आगे कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। तो स्वतंत्रता के समय यही थे, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष तो क्या थे, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। ये भी सही है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा रामदयालु सिंह। तीसरा है, स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष देवशरण सिंह थे। देवशरण सिंह थे, ये भी सही है। स्वतंत्रता के बाद बिहार की विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, देवशरण सिंह। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अब्दुल बरी थे। ये भी सही है। यानी चारों जो है क्या है, चारों जो है सही है। यानी चारों कथन जो है सही दिया हुआ है। इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसमें क्या करता है, इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिए गए कथन बिहार की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही ही। स्वतंत्रता के बाद बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने, जबकि स्वतंत्रता से पहले यह पद रामदयालु सिंह ने संभाला था। इसी प्रकार स्वतंत्रता के बाद देवशरण सिंह पहले उपाध्यक्ष थे और स्वतंत्रता से पूर्व अब्दुल बारी इस पद पर आसीन थे। यानी अब्दुल बारी जो थे क्या थे, इस पद पर आसीन थे। बार बार भाग जा रहा है, बैक हो जा रहा है, इसलिए उसके लिए माफ़ कीजिएगा। फिर से हम इसको खोल देते हैं। कहाँ तक थे हम, शायद ये सब कर लिए थे, शायद ये भी कर लिए थे, इधर कर रहे थे ना, कहाँ गए हो, ये भी कर लिए थे, इधर थे शायद। कहने में तो थोड़ा देखते हैं, 1 मिनट। कहाँ गए वो, यहाँ थे, यहीं थे। देखते हैं कि डिस्कशन। दिए गए कथन बिहार के विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही है। स्वतंत्रता के बाद बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने, जबकि स्वतंत्रता से पहले यह पद रामदयालु सिंह संभाला था। इसी प्रकार स्वतंत्रता के बाद देवशरण सिंह पहले उपाध्यक्ष
और स्वतंत्रता से पूर्व अब्दुल बरी पद पर आसीन थे। तो ये आपको कथन दिया गया था, उसका डिस्कशन है। आगे है बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो आपको बताना है कि बिहार का राजकीय चिन्ह जो है क्या है, ये क्या है बिहार का राजकीय चिन्ह, दो वास्तविक के बीच स्थिति बोधि वृक्ष। दो वास्तविकता के बीच क्या है, स्थित बोधि वृक्ष, यानी बोधि वृक्ष जो है क्या है, बिहार का वास्तविक चिन्ह है। बिहार का राजकीय चिन्ह दो स्वास्तिकों के बीच स्थित बोधि वृक्ष है, जिसमें बोधि वृक्ष का विशेष महत्व है क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। दो स्वास्तिक भारतीय संस्कृति में शुभता और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। तो बोधि वृक्ष जो है क्या है, बिहार का प्रतीक है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, ये बताना है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है गेंदा है, यानी गेंदा जो है बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, जिसे अंग्रेजी में मैरी गोल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी गेंदा जो है उसको अंग्रेजी में मैरी गोल्ड कहा जाता है। बिहार का राजकीय गीत क्या है, ये बताना है कि बिहार का राजकीय गीत क्या है। बिहार का राजकीय गीत क्या आ जाएगा, इसको बताइएगा। बिहार का राजकीय गीत हो जाएगा, ये ए नंबर होना चाहिए मेरे अनुसार से। देखते हैं क्या है बिहार का राजकीय गीत, ए नंबर ही है, यहाँ दिया हुआ है आंसर। बिहार का राजकीय गीत क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। कितना अच्छा है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। बिहार का ये राजकीय गीत है। जन गण मन और वंदे मातरम के बारे में आप जानते हैं, क्या है ये। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत नमन सत सत वंदन बिहार। यह गीत राज्य की गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का बखान करता है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया, घर की गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, घर की गौरैया। गौरैया जो है क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पक्षी घर की गौरैया है। यह छोटी और आम पक्षी मानव बस्तियों के पास पाई जाती है और पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गौरैया ये अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है क्योंकि पर्यावरण हमारा दूषित होते जा रहा है। बिहार का प्रार्थना क्या है, बिहार का प्रार्थना क्या है, ये बताना है। बिहार का प्रार्थना, तो बिहार का प्रार्थना जो है ये बी नंबर है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करी। ये बिहार की प्रार्थना है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उस समय पढ़ते थे तो उस समय यही जो है प्रार्थना होती है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। ये बिहार की प्रार्थना है। बिहार की राजकीय प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे है। यह प्रार्थना राज्य के लोगों को प्रगति, विकास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो बिहार का क्या हो जाएगा प्रार्थना, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। ये सब बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ। आगे बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, यानी बिहार का जो राजकीय पशु है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, बैल। बिहार का राजकीय पशु है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। बैल को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में शक्ति और परिश्रम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि बैल जो है क्या होता है, यह हल जोतने का काम करता है, इसलिए इसको शक्ति और पराक्रम का माना जाता है। यह राज्य की ग्रामीण और कृषि संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, ये बताना है। बिहार का राजकीय वृक्ष, तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, बिहार का राजकीय वृक्ष है बरगद है, नीम है, पीपल है, अशोक है। तब बताइए क्या होगा बिहार का, तो पीपल हो जाएगा बिहार का राजकीय वृक्ष। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। इस वृक्ष के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। गौतम बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसके कारण यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पूजनीय है। पीपल का वृक्ष पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे दीर्घायु माना जाता है। यानी पीपल को इसलिए पर्यावरण के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है क्योंकि ये जो है बहुत लंबी अवधि तक जीवित रहता है, इसलिए इसको माना जाता है, पीपल को क्या है, पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे है
आगे है कि बिहार की राजकीय मछली कौन सी है। बिहार की राजकीय मछली रोहू है, कतला है, मांगुर है, हिल्सा है। तो बताना है कि बिहार की राजकीय मछली जो है क्या है, ये मांगुर। मांगुर जो है बिहार की क्या है, राजकीय मछली है। बिहार की राजकीय मछली मांगुर है। यह मछली राज्य के मीठे पानी के स्रोतों में पाई जाती है और स्थानीय लोगों के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी बिहार के जो है क्या, ये बिहार के लोगों के लिए, स्थानीय जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे, बिहार की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी थी, कौन सी है। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। राज्य के अधिकांश प्रशासनिक और आधिकारिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त उर्दू को बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसका उपयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों और समुदायों में महत्वपूर्ण है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार का राजकीय खेल क्या है। तो बिहार का राजकीय खेल क्या है, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी। तो बिहार का राजकीय खेल क्या है, कबड्डी। बिहार में कबड्डी खेली जाती है, बिहार का राजकीय है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसका देखते हैं डिस्कस। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। यह पारंपरिक भारतीय खेलों राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय है और इसमें शारीरिक दक्षता की टीम वर्क का प्रदर्शन होता है। बिहार का राजकीय खेल क्या है, कबड्डी। आगे है, बिहार निम्न में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड से सीमा साझा नहीं करता है। तो क्या आ जाएगा, रोहतास होगा, कटिहार होगा, जमुई होगा, सुपौल होगा। तो क्या आ जाएगा, इसमें जो है सीमा साझा नहीं करता है कौन, सुपौल। सुपौल जो है किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये सुपौल जो है ये नेपाल साइड के बॉर्डर में है, उधर क्या करता है, उधर सीमा साझा करता है सुपौल। बिहार का सुपौल झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। झारखंड से सीमा साझा करने वाले बिहार के 8 जिले हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर और बांका, कटिहार। ये क्या है, बिहार में जो है झारखंड के साथ कई को जिला साझा करता है, तो 8 जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बिहार का सामान्य परिचय था, इसमें 41 प्रश्न था, इस 41 प्रश्न को हमने कराया है। फिर आगे हम मिलेंगे, आगे जो हिस्ट्री का जो सेशन है उसको लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।